गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं ट्रिकी मेथड सिखा रहा हूँ आपको बैलेंसिंग का। वैसे तो हम केमिकल इक्वेशन के टाइप्स पे चल आगे थे, मैं दो मेथड समझा दिए थे और तीसरा जो है ट्रिकी मेथड है 100% आपको बैलेंसिंग देगा। ठीक है, इसमें मेथड ये है, सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल, जैसे मेटल में जिंक हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये मेटल हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसमें मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को भी करेंगे बैलेंस, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर या क्लोरीन, इनको बैलेंस करेंगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये आपका मेथड है, इससे आपको बिल्कुल 100% बैलेंसिंग का रिजल्ट मिलेगा। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे Mg3N2 + H2O MgOH2 + NH3। तो सबसे पहले इसमें मेटल देखते हैं। तो मेटल क्या है, इसमें मैग्नीशियम। तो यहाँ Mg कितना है 3 एटम से मैग्नीशियम के, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम बैलेंस होने के बाद मेटल बैलेंस हो गया हमारा। अब नॉन मेटल बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल में हमारे पास दिखा है नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितने एटम है 2 एटम है, और यहाँ नाइट्रोजन कितने एटम आ रहे हैं 1। तो यहाँ पे लगा देंगे 2। नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब आता है ऑक्सीजन का नाम। और तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 3 जा 6 6 6। तो 6 ऑक्सीजन होने चाहिए हमारे पास। तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं 6 लगा देंगे। 6 लगाते ही ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन with 3 2 जा 6 and 3 2 जा 6 and 6 12 6 2 जा 12। तो ये इक्वेशन क्या होगा आपकी बैलेंस होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर है NH3 है, तो Cu2 + H2 दे रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले मेटल क्या है कॉपर। तो कॉपर एक है, कॉपर इधर भी 1 एटम है। फिर नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन 2 एटम है, ये नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो यहाँ नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल है तो इसके 2 एटम्स लगाते हैं। नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6। तो यहाँ पे कितना लगा सकते हैं 3 लगा सकते हैं। 3 2 जा 6। और ऑक्सीजन आपका 3H। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया 3H2। ठीक है 3H2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रिकी मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो इन 3 मेथड बताया आपको। एक तो हिट एंड ट्रैप मेथड था आपका, दूसरा डायरेक्ट मेथड था, तीसरा ट्रिकी मेथड ये है। इसलिए कि इसमें आपको मेटल का पता होना चाहिए, नॉन मेटल का पता होना चाहिए, कौन सा मेटल होते हैं कौन सा नॉन मेटल होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे आ जाते हैं। चल रहा हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको एडिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ा दी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव metal element from a salt solution is called displacement reaction. तो देखो इस डेफिनेशन में क्या क्या खास है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए आपका, वो डिस्प्लेस करेंगे इसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, और किसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो देखो इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है Fe+Cu SO4, और ये आपको दे रहा है FeSO4 + Cu। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें दो खास बातें भी, आपको मोर रिएक्टिव एलिमेंट का कैसे पता चले और लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कैसे पता चले। तो इसके लिए क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज होती है। उस रिएक्टिविटी सीरीज को तुमको याद करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने से सबके आपकी बुक में दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो उसमें से आपको याद करना पड़ेगा। और मैं लिखवा दूंगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे Fe और Cu है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में जब आप देखोगे तो फेरस जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात, कॉपर सल्फेट क्या है, आपका एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट है। देखो सॉल्ट का पता कैसे चलता है, आगे मेटल हो पीछे नॉन मेटल हो तो वो होता है सॉल्ट। तो कॉपर आपका मेटल है, सल्फेट में नॉन मेटल है। तो कॉपर जो है इन दोनों में कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इसका ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं इसको, CuSO4 को, और इसका कलर ब्लू होता है इसलिए। ठीक है, तो जब FeSO4 बनता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर उसमें कोई आयरन की नेम डाल दी जाए तो क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। तो आंसर हो जाएगा कॉपर विल डिस्प्लेसेस बाय फेरस एंड इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट due to which the color of solution will be green. Understood what I am saying? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Zn है प्लस CuSO4 है, ये आपको ZnSO4 दे देगा और Cu कॉपर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, तो ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था और ZnSO4 बन गया। यहाँ पे कलरलेस हो जाएगा है ना, लेस हो जाएगा, मतलब इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन में, इसका कलर ब्लू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, समझ में आई सबको। उसके बाद आगे देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है आपकी 4th नंबर की, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, ये क्या कहती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो सब टाइप्स भी होते हैं। एक होता है आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन, भी इसी का टाइप होता है। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है, exchange of ions of reactants take place in a chemical reaction is called double डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन कह रही है कि व्हेन एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जब आयंस का एक्सचेंज हो। आयंस क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे आयन दो प्रकार के होते हैं आप जानते ही हो, कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो उन आयंस का क्या हो, एक्सचेंज हो आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो सोर्स मिलेंगे, अधिकतर इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सोर्स दिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो आपके पास बेरियम है, इस पे +2 चार्ज है, क्लोरीन के एक एटम पे 1 माइनस चार्ज, दो एटम है तो 2 माइनस चार्ज रहेंगे। कितने एटम है, 2 एटम है, तो इस पे चार्ज भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे सोडियम के एक एटम पे 1 चार्ज होता है, तो 2 एटम पे 2 प्लस चार्ज हो गया। SO4 अकेले भी -2 चार्ज होता है, तो इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से, तो देखो आयंस की क्या होगी, अदला बदली हो रही है। यहाँ पे तो बन गया BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 2NaCl, 2 Na थे और 2 Cl थे, तो 2NaCl बन गया। इनके चार्ज भी आपस में बैलेंस होने चाहिए, तो चार्जेस बैलेंस है आपस में,
ठीक है, इट मींस ये रिएक्शन कैसी हुई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसी को ही क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल हो, वाटर जैसे सॉल्वेंट में भी इनसॉल्युबल होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। BaSO4 क्या है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट है, क्या है, प्रेसिपिटेट है, इसलिए ये रिएक्शन क्या कहला सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको। दूसरी बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन भी इसका टाइप क्यों होती है। देखो वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता क्या होती है, क्लास में पढ़ी आपने कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है और सॉल्ट और वाटर मिलता है आपको, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी आपका आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो एक्सचेंज होगा, आयंस एक्सचेंज होगा। देखो कैसे होगा, इसे अपन एसिड ले लेते हैं HCl प्लस बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे माइनस, Na पे प्लस, OH हाइड्रोक्साइड पे माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, ठीक है। तो देखो आपको क्या बन गया, NaCl बन गया यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या बन गया आपका H2 यानी वाटर से बन गया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक सब टाइप होती है, क्लियर। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं तो ये भी 8th क्लास में पढ़ा हमने। ऑक्सीडेशन में से अपने 8th क्लास में क्या पढ़ा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर रिमूवल करें हम किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, तो वो रिडक्शन है। और इसी तरीके से अगर एडिशन करें हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो भी वो क्या है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें जो आपको पता है, ठीक है। सीबीएसई में भी वैसे यहाँ तक ही है, लेकिन इसके आगे भी होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिस पर जाके जिस सब्सटेंस से जिस कंपाउंड पे जाके जुड़ रहा है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसका अपोजिट कर दें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और एडिशन कर दे अगर अपन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये चार बेसिक डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, इनके बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक इसमें एक चीज और होती है, वो होती है रिडॉक्स। तो रिडॉक्स क्या होती है, रिडॉक्स देखो दो शब्दों से मिलकर बनी है, रेड प्लस ऑक्स, यानी रेड से तो रिडक्शन और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हो, साइमल्टेनियसली होते हो, तो रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते, पहले हम जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के आधार पे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को।
oxidation and reduction on the basis of addition and removal of ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो जैसे आपकी रिएक्शन है Cu प्लस O2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2Cu। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, कॉपर में ऐड होगी। कॉपर में ऐड हुई इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का कॉपर ऑक्साइड के अंदर। चाहो तो आप इसे एरो से भी इंडिकेट कर सकते हो, चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे MgO वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है इसमें, तो 2MgO बन गया। यहाँ पे भी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या हो गया बेटा आपका, इस बेसिस पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जिस एटम पे जाके, जिस एलिमेंट के एटम पे जाके जुड़ रहा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। इसी को ले लेते हैं, अगर जैसे अपना 2MgO ले लेते हैं, तो Mg प्लस 2Mg प्लस O2। तो देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रही है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन कहलाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके आधार पर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन के आधार पे करना है इसे, इक्वेशन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। लेते हैं यहाँ पे, ये दे देगा आपको CH3 और CH3, तो ये होगा आपका इथीन और ये होगा इथेन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, इसमें इथीन में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब इसमें ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इथीन किसमें रिड्यूस हो गया, इथेन में रिड्यूस हो गया, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर? अभी समझे बात? उसके बाद एक और देखो, H2 प्लस रिएक्शन है बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो सल्फर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, इससे रिमूव हुआ, किससे रिमूव हुआ, सल्फर से। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन किसमें ऐड हुआ, ऑक्सीजन में जाके ऐड हुआ, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हुई, अब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हो। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी कहलाएगी। लेकिन अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फेट एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर। ओके,
तो ये 2 पॉइंट्स तो ये क्लियर हो गए। अब जो 2 पॉइंट्स हैं वो थोड़े टिपिकल है लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।